एक शब्द है भसड़ और दूसरा है नपोर। नपोर या नपोरा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी स्वयं की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। सत्य ही शिव है और शिव सुंदर है, यानी सब कुछ शिव में समाहित है। मैं हूं संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ। आज गणतंत्र दिवस का मौका है। देश गणतंत्र दिवस का 77वां दिवस मना रहा है। सबको गणतंत्र दिवस की हमारी टीम की ओर से, हमारे मेहमानों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने जो आज के मेहमान हैं, विशेष मेहमान हैं, उनसे परिचय करा दूं। मेरे बाईं ओर, सबसे बाईं ओर विवेक सेंगर जी बैठे हुए हैं, जो दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे अखबारों में प्रधान संपादक रहे, मतलब ब्यूरो चीफ रहे, और हिंदुस्तान में भी ब्यूरो चीफ रहकर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान शाहजहांपुर में दिया है। वो किसी से डरे नहीं, पूरी निर्भीकता के साथ खबरों के साथ लगे रहे। यहाँ तक खबरों के मामले में अपने मैनेजमेंट से भी उनका मतभेद हुआ, जिसके कारण उन्होंने खबरों से समझौता करना उचित नहीं समझा और अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाईं ओर, दाईं ओर बैठे हुए हैं आशीष त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता हैं और कानूनी मामलों के विशेष जानकार हैं। मतलब इनकी जानकारी इतनी गहन है कि ये एक एक बिंदु को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझाते हैं। और ख़ास बात इनकी ये है कि बहुत ही न्यूनतम फीस लेकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं और आपके द्वारा पढ़ाए गए अनेक बच्चे नेट क्वालिफाई किया है, उसके अतिरिक्त उससे ऊंची पोस्ट पर भी पहुँचे हैं, कई न्यायिक व्यवस्थाओं में भी गए हैं। तो आपका योगदान शाहजहांपुर में जो न्यायिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान आशीष त्रिपाठी जी का है। और मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं नरेंद्र यादव जी, आप सभी परिचित हैं। दैनिक जागरण में इन्होंने एक वरिष्ठ संवाददाता के रूप में बहुत सेवा की है और बहुत निर्भीकता के साथ ये लिखते थे। आसाराम प्रकरण आप सबको याद होगा। आसाराम प्रकरण में इन्होंने निर्भीकता के साथ लिखा और आसाराम को जेल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान इनके ऊपर आसाराम के गुर्गों ने कई बार हमला भी किया, जानलेवा हमला भी हुआ, और ये ईश्वर की दया से ही बचे। और लेकिन उसके बावजूद ये डरे नहीं, लगातार उनके खिलाफ जो भी इनको सबूत मिलता था, जो भी इनको राइटअप मिलता था, वो लिखते थे। और आसाराम आज जो जेल में है और जो उस बच्ची को न्याय मिला है, उसमें नरेंद्र यादव जी का बहुत योगदान है। इनको कई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। एकलव्य पुरस्कार मैं आपको पढ़ देता हूं जो मुझे जानकारी है। गुरुंग सम्मान से सम्मानित हुए हैं संविधान भवन दिल्ली में। डिस्कवरी चैनल में आपकी 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं और एक लव्य पुरस्कार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया हैबिटेट सेंटर में विशेष वक्ता के रूप में इनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। और उसी कॉन्फ्रेंस में रवीश कुमार भी शामिल हुए। जिस हैसियत से नरेंद्र यादव शाहजहांपुर से शामिल हुए, उसी हैसियत से रवीश कुमार शामिल हुए थे। मतलब उतना ही सम्मान इनको दिया गया जितना रवीश कुमार को दिया गया था। आज जो हम लोग बैठे हैं, शाहजहांपुर के 2 शब्द
अक्सर हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हैं, तो मैं उनका जो है मैं चाहता हूं कि उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करें। उसके बाद जो हमारे दो मूल मुद्दे हैं उस पर आएंगे। एक शब्द है भसड़ और दूसरा है नपोर। हम लोग आपस में कहते हैं कि अरे वो नपोरा जा रहा या नपोर में फंस गया। तो सबसे पहले मैं आशीष जी से चाहूंगा कि ये नपोर शब्द की उत्पत्ति और उसका मायने क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शब्दों के अर्थ निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक शब्द का अर्थ निकालने का तरीका तो ये है कि शब्द को ही एनालाइज करें। अगर शब्द को एनालाइज करें तो आता है नपोरा, यानी उंगली के पोरे जिसके नहीं है वो नपोरा है, यानी पोरे है ही नहीं उसके, वो कोई चीज पकड़ ही नहीं सकता। तो नपोर या नपोरा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी स्वयं की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। कुछ हिस्से हो सकते हैं देश के जहां इस शब्द को अश्लील मान सकते हैं, लेकिन देशज शब्द होते हैं। एविडेंस एक्ट है, हम तो कानून के आदमी हैं, उसी की भाषा जानते हैं। एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि अगर किसी कार्यवाही में ऐसा सवाल उठ रहा है कि कोई विशेष शब्द है और उसका अर्थ क्या हो, तो उस शब्द के जानने वाले लोग जो हैं, जहां वो प्रयोग होता है वहां से बुलाए जाएंगे लोग, और वो विशेषज्ञ की हैसियत से ये बताएंगे कि उस शब्द का क्या अर्थ है। तो दुनिया के या देश के किसी हिस्से में इस शब्द को गलत या अश्लील भले ही मानते हो, लेकिन शाहजहांपुर रीजन जो है, यहाँ इस शब्द का अर्थ सिर्फ ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जिसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं, जिसके पास कोई विचार नहीं है, कोई उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, और वो विभिन्न प्रकार की परेशानियों में सिर्फ इसलिए फंस गया। जो मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिनमें उसे फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी कहें, अपनी विचारहीनता कहें, उसके कारण वो फंस गया। और नपोर एक ऐसी ही परिस्थिति का नाम है जो ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें विभिन्न स्थितियां गड्ढमड्ढ हो गई हैं, और ऐसी गड्ढमड्ढ हुई हैं कि एक सिंड्रोम सा परिस्थितियों का बन गया, और उसका कोई एक निश्चित अर्थ हम नहीं निकाल पा रहे। शाहजहांपुर के अर्थों में उसे ऐसी किसी ढंग से इन दोनों शब्दों को समझा जाता है। विवेक जी ये बताइए, जैसे आपने परिभाषा दी कि जिसके कोई पोर जिसका महत्वहीन समझ लिए, लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं अरे नपोर में फंस गए, हम जा रहे थे रामनगर और बरेली में हमारा काम पड़ गया और हम ऐसे नपोर में फंस गए, हम जा ही नहीं पाए। तो एक तरह की हम उसको मुसीबत की तरह मानते हैं। तो नपोरा बिल्कुल सही कहा कि अरे तुम नपोरा करना, तुम किसी काम के नहीं, लेकिन नपोर में फंस जाना ये भी एक शब्द का अर्थ है। नपोर से मतलब ये है कि जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा है और हम पहुंच गए उसमें, उन लोगों का तो मतलब निकल गया और मेन जो है पूरा अपने को ले लिया। तो एक दिन इसको भी नपोर कहते हैं, नपोर में फंसना या भसड़ फंस जाना, इस तरीके से बातें होती हैं। और अधिकतर नपोर का जो इस्तेमाल होता है, भाई साहब ने तो उसका जो बहुत ही गहरा अर्थ समझाया, लेकिन आमतौर पे जो नपोर का मतलब है वो यही है कि जिस चीज से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम खामखा उसमें जाके फंस गए। और कई बार झंझटों में आप भी फंसे हैं। बहुत बार फंसे। बिना बात की नपोर में फंस गए क्यों? यही होता है। नरेंद्र जी आप बताइए थोड़ा सा। पत्रकारिता में हम लोग क्या है कि आम बोल चाल में जो शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। हम भी प्रयोग किए हैं और हमारे विवेक भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। असल में ये शब्द ऐसे हैं कि जो जैसे कबीरपंथी शब्द नहीं है, हाँ। कबीरपंथी शब्द हम इनको कह सकते हैं कि जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, कहीं जा रहे अनावश्यक आ जाए मुसीबत, जिसमें जैसे कई नपोर में हम भी फंसे हैं है ना। तो इनसे जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, उसमें जाके आ बैल मुझे मार वाली कहावत है तो पड़ जाती। लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा कि एक शब्द कह देने भर से पूरी समस्या का परिदृश्य सामने आ जाता है। तो इस शाहजहांपुर के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द ऐसा है कि एक मुसीबतों के एक समुच्चय है जिसमें हमारी भी गलती होती है और दूसरी समस्या को सुलझाने में हम खुद समस्या में फंस जाते हैं। एक बात आपकी बात सही है कि नपोर, लेकिन कुछ जैसे होता है कि हम नपोर कुछ पाल भी लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि हाँ ये काम जो है अनावश्यक है, लेकिन हमने उस नपोर को पाल लिया और उसमें हमें थोड़ा आनंद भी आता कि हमें लगता है कि ये काम बेमतलब का है, लेकिन हम उसमें जाते हैं। जैसे कोई भी
हमने कोई काम किया, हमें मालूम है वहाँ जाना व्यर्थ है, लेकिन हमें थोड़ा सा मानसिक आनंद मिलता है, वो भी एक तरह से एक उस तरह से भी देखा Actually जाए। है क्या, नपोर में खुद को आनंद तो बहुत कम मिलता है, लेकिन बाहर वालों का आनंद बहुत मिलता है। साला कि संजय भाई नपोर- जो है नपोर में फंसे, अब देखो क्या होता है। ये जिस भाव चीज में संजय जी ने प्रयोग किया कि नपोर पाल लेना, उस भाव में तो आप भी आनंद लेते हैं, लेकिन यह है कि उस आनंद का आपके व्यक्तित्व के विकास से, आपके जीवन में कोई मतलब नहीं होता, वो कोई विकास नहीं दे सकता आपको, लेकिन फिर भी बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आप वो काम करते हैं, और उसमें कई बार तो आप पैसे भी खर्च कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए हाँ। जो है, इसलिए उसे कहते हैं कि हमने खुद नपोर पाल ली। खुद नपोर पाल लिया। और एक चीज ये है कि नपोर की चर्चा खूब होती है। हाँ, नपोर की अगर आप फंस जाओ तो नपोर की चर्चा जहाँ जाओगे ये तो सब लोग हमें उसकी- मिला कहाँ से? अभी ये सरस्वती पूजन का कार्यक्रम था और आशीष जी भी थे और हम भी थे, तो वहाँ एक हमारे मित्र जी थे, उन्होंने कहा तुम तो बहुत बड़े नपोरा हो। हम नपोरा हैं तो हम क्यों, इसलिए हैं कि हमने नपोरे पाल रखी हैं। अगर नहीं पालते तो हम नपोर नहीं होते, यही तो बात जी, थी। जी, जी। तो वहां से हमारे दिमाग में ये आया कि इस पे जरूर हम लोग आपस में बैठ के, क्योंकि ये बहुत प्रचलित शब्द है और सहज- अक्सर हम लोग इसे यूज करते हैं। सहज शब्द है, सरल शब्द है, सरल शब्द है, और भावों को बड़ी हाँ, उससे- परफेक्टनेस के साथ ये दूसरों तक पहुंचा देता है। और हमारी इसमें मना- भी है कि संजय भाई साहब जो है कि कितनी बड़ी दुकान एक मोबाइल के पहचान थे, और इसको पालते पालते उसको आज कहाँ पे पड़े। लेकिन आज सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता था, हमारी सेहत को खराब करता था, लेकिन आज आपने जो कारोबार शुरू किया है वो सेहत संभालने वाला है। वो तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ शब्द है भसड़। तो ये हमें लगता है कि भसड़ और नपोर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, मतलब पूरक है, कि जहां भसड़ होगी वहां नपोर जरूर होगी, यहाँ नपोर होगी वहां भसड़ होगी। हाँ, अधिकांश स्थितियों में तो ऐसा देखा जाता है कि जहाँ भसड़ होगी वहाँ नपोर हो ही जाएगी अंततः। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर तो है ही है। भसड़ का क्या? भसड़ मेरे विचार से एक ऐसी दशा का नाम है जिसमें आप दो लोगों के बीच क्लैशिंग विचारों की कहीं दिखती है कि जो नहीं चाहते थे वैसी स्थिति निर्मित हो गई, तो कहते हैं कि भसड़ हो गई। ऐसी स्थिति की अनवांटेड सिचुएशन जब होती है तब हम उसे भसड़ का नाम देते हैं, और जब अनवांटेड सिचुएशन होगी तो अंततः आपके व्यक्तित्व को, आपको मन को प्रभावित ही करेगी, तो नपोर अंततः आपके लिए वो नपोर ही बन जाएगी। ऐसा मुझे लगता है। नहीं, भसड़ का तो बड़ा व्यापक है, जैसे ट्रम्प मचाए हुए हैं पूरी दुनिया में, भसड़ मचाए हुए हैं। हाँ, तो जब अनवांटेड सिचुएशन पैदा किए हुए पूरी हाँ। दुनिया में, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम कह सकते हैं। इसीलिए मतलब कहते हैं मतलब कोई भी व्यक्ति भसड़ का मतलब जो है, भाई साहब ने जितनी भी बातें बताई हैं बहुत ही तथ्यात्मक Technical। और करीने से बताई हैं। उसको जैसे हम लोग बोलचाल में बात करते हैं कि हम किसी कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम तो बहुत सामान्य सा था, लेकिन वहाँ दो ऐसे लोग आ गए जिन्होंने ऐसा वहाँ बमचक मचा दी कि वो पूरा बसड़ मच गई और सब अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए भाई साहब ने कही वही बात है ना, वही बात हमने भी कही है, यही सही। क्यों नरेंद्र जी बताइए सब। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कहा कि जैसे केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके रिएक्शन को तेज करने के लिए कोई हम अमल डाल देते हैं, तो इस तरीके से वो भसड़ नहीं, काम तो करते हैं। ट्रम्प के कौन भसड़ डाल रहा है? वो तो रोज कहीं ईरान, कभी ऐसा ग्रीनलैंड, कभी कनाडा, कभी इंडिया, कभी, मतलब उसका तो पता ही नहीं चलता कि नहीं। कहाँ भसड़ करे हुए है। वो दो लोग जब केमिकल रिएक्शन किसी का कहते हैं केमिस्ट्री बढ़िया होती तो भसड़ डाल करके उसका गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज तो है। पता चला कि कभी टैरिफ लगा दिया, कभी हटा दिया, मतलब दिन में कम से कम 10 बयान बदल देता है। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में भी दो भसड़े बहुत चली हुई है। हम उन मुद्दों पर चर्चा जो आज हम कर रहे थे, करना चाह रहे हैं। एक भसड़ है जो प्रयागराज में घटित हुई, जो जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तानंद, जिन्होंने माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन अपने रथ से, मतलब एक जो पालकी होती है, रथनुमा पालकी होती है, जब वो जा रहे थे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ का हवाला देते हुए उनसे आग्रह किया कि आप 500 मीटर या 500 फीट जो भी दूरी है वो आप पैदल यात्रा कर लीजिए और
जाकर स्नान कर लीजिए। और वहाँ पर इस बात पर लेकर वो कुपित हो गए, उनके शिष्य और पुलिस के बीच झड़प हुई और काफ़ी कुछ हुआ और उस मुद्दे को सार्वजनिक हो गया। अब वो सरकार और विपक्ष के बीच में भसड़ मच गई कि अब जो लोग कभी भी हिंदू या सनातन के समर्थक नहीं थे, वैसे लोग जैसे अफजाल अंसारी उनके फेवर में आ गए। जैसे विपक्षी दल जो भी थे, सपा, कांग्रेस, सपा ने तो 2015 या 16 में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, शायद उन्हें सड़क पर रोक के मारा भी था। तो वो भसड़, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि वो अभिमुक्तानंद जी के साथ जो हुआ घटना, वो एक सनातन पर प्रहार है या वो एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा रोकी गई, या उन्होंने जानबूझ के इसकी हवा दी? क्योंकि वो अक्सर जो है इस तरह के बयान या इस तरह की, जैसे पिछली बार जब कुंभ मेला हुआ था तो भी उन्होंने, जब लोग दुर्घटनावश मर गए थे तो उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे। राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं मानता। तो अभिमुक्त्या क्या जो नाम है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो भसड़ है, उसके बारे में क्या विचार है? सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता में क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि हम लोग आप भी आम जनता से जुड़े हुए हैं और आप कचहरी में बैठते हैं, इसलिए आम जनता आपसे सीधे सीधे आती है और आप तो फील्ड में खूब घूमते ही हैं और सबकी राय आपके पास आती है। तो सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तीनों लोग हैं। तो मैं सबसे पहले विवेक जी आपकी राय मांगना चाहूँगा कि आप इसको क्या देखते हैं और सामान्य जनता के ऊपर क्या इसका प्रभाव है? देखिए, जो सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये कुछ भी हैं लेकिन भगवाधारी हैं और वो स्नान करने जा रहे थे। अब पुलिस का कहना था कि भीड़ बहुत थी और वो अगर पालकी से जाते तो वहाँ पे भगदड़ मच सकती थी। तो ये व्यवस्था बनाने का काम तो पुलिस का ही है और वो कोई आतंकवादी नहीं थे। जिस तरीके से उनको वहाँ पे घेरा गया, उनके चेलों को चोटी पकड़ के खींचा गया, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हमारी अपना मानना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, संत तो हटी होता ही है ना, ये सबको पता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि उनको मनाया नहीं जा सकता था, उनको रोका नहीं जा सकता था। कुछ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का जो है हल लाठी ही नहीं होता है उसका। अब ठीक है, बाद में बयानबाजी बहुत ही, फिर राजनीतिकरण हो गया कि वो कभी कांग्रेस के थे, कभी सपा ने उनको वो किया, वो कुछ भी हुआ वो। लेकिन वो इतना नहीं, इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी कि आप जो है किसी साधु के शिष्य को या अन्य लोगों को जो है आप चोटी पकड़ के खींच के मारेंगे, वो गलत। वो कोई अपराधी नहीं है। नहीं, देखिए, अपराधी तो खुलेआम टहल रहा है, उसी महाकुंभ में न जाने कितने टहल रहे होंगे, उनको नहीं रोक पाए। अब वो स्नान करने जा रहे थे, उनको रोक लिया। नहीं, और मारा। उसमें एक विवेक जी फर्क था कि जैसे कुंभ में एक व्यवस्था होती है कि शाही स्नान होता है, माघ मेले में ये कोई व्यवस्था नहीं होती शाही स्नान हो। उसमें पहले ही शायद उन्होंने मना कर रखा था कि किसी तरह की सवारी घाट तक नहीं जाए, जो मुझे जानना है। वो रोकने के बहुत सारे उपाय हो सकते, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन वो तरीका गलत था, है ना। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो संत थे वो सही होंगे या पुलिस सही होगी, लेकिन वो जो हम लोगों ने देखा है उसका मैसेज बहुत गलत है और उस पर पुलिस को जो है मैनेजमेंट उनका जो था, जो अभी तक उसके बाद 2 नोटिस भी दिए गए। वो ठीक है, महाकुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्था जब संभाल सकते हैं तो वहाँ पे वो एक ही सवारी जा रही थी, ठीक है, आप उसको रोकते। और बहुत सारा उदाहरण दिया पुलिस ने, महाकुंभ में अपनी विनम्रता का बहुत सारा उदाहरण दिया उन्होंने, बहुत लोगों की मदद करी, बहुत सारी चीज़ें रोकी उन्होंने। इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसको कैसे मैनेज किया था। तो ये मैनेज नहीं हो सकता था कि लाठी चलानी जरूरी थी, आप खींच खींच के मारेंगे, ये कौन सा तरीका होता है? गलत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। चीज़ों के विश्लेषण के 2 तरीके होते हैं हमारे हिसाब से। एक होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एक होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस। आप सब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अपने दृष्टिकोण से चीज की व्याख्या कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आप करते हैं तो वस्तु के गुणों के दृष्टिकोण से वस्तु की व्याख्या होती है।
जैसे फूल आपको सुंदर दिख रहा है, ये आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस है, लेकिन वही फूल दूसरे को सुंदर नहीं भी दिख सकता है क्योंकि उसे एलर्जी है सुगंध से। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव एनालिसिस दूसरी बात। और जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि फूल खुशबू देता है, फूल में कांटे भी होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है चीजों का। ऐसे संत और गुंडा, इसे सब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। संत वो है जो व्यवस्था का सम्मान करता है, गुंडा वो है जो व्यवस्था का विरोध करता है। तो मेरे दृष्टिकोण से संत अविमुक्तेश्वरानंद प्रारूप से संत होंगे, लेकिन तत्व में वो बिल्कुल संत नहीं है। और अगर वो संत होते तो क्या दिखना चाहिए? उन्हें सब में ब्रह्म दिखाई देना चाहिए, उन्हें सब में ब्रह्म दिखना चाहिए और उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम स्नान करेंगे या अन्य स्नानार्थी स्नान करेगा, बात एक ही है। बताते हैं देखिए संत तो हटी होते हैं, दुर्वासा भी हटी हुए हैं। दुर्वासा क्रोधी थे, क्रोधी थे, हटी नहीं थे, क्रोधी थे। क्रोध तो उन्हें बात बात पे आ जाता था। क्रोधी और हठी दो अलग अलग बात। नहीं, उन्हें तो बात बात पे हठी- परशुराम का आप उदाहरण ले लीजिए। आप अलग दृष्टि उसमें हठी बात अलग है और क्रोध बात अलग है। आप हठी होना, जिद पकड़ना है, और क्रोध ये है कि जैसे उन्हें अपमान लगा, उन्हें भी तो अपमान लग सकता है, भैया मैं क्यों रोका गया। आप हमें बोलने तो दीजिए। हम बोलिए तो बोलिए। दूसरी चीज ये है कि आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस के या रामतीर्थ के उसकी जीवन की घटना है, उन्हें कैंसर हुआ। तो कैंसर होने पे बताया जाता है विवेकानंद ने, शायद उनके ही गुरु की घटना हो, हम एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन उनसे कहा उनके शिष्यों ने कि आप परमात्मा से मांगिए कि हमारा कैंसर ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मांगेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा कि परमात्मा ने ये कहा कि क्या एक ही गला है पीने को, आप सब लोग पी रहे हो, ये भी तो हम ही है, क्योंकि ब्रह्म हम में है, आप में भी है और आप में भी है। तो जो शंकराचार्य है उसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपने को इतना विशिष्ट माने बैठा है। वो लोगों को क्यों नहीं विशिष्ट मान रहा है? क्योंकि सभी में परमात्मा निवास कर रहा है, सब विशिष्ट है। नहीं, ये बताइए आपकी बात हमने मान ली संत, लेकिन जब ये संत इतने बड़े बड़े पंडाल लेके बैठ जाते हैं और आम जनता को साधन नहीं मिलता, वो अरे श्रीमान जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अव्यवस्था जो फैला रहा है वो गुंडा है, वो संत नहीं है। तो महाकुंभ में भी तो फिर इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि बड़े बड़े संतों को इतने बड़े बड़े पंडाल दिए गए और उसमें कहीं किसी को घुसने का अवसर नहीं मिलता था। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी वो भी गलत थी व्यवस्था। अविमुक्तेश्वरानंद को ना देखिए, हमने कहा नियम का सम्मान होना चाहिए। माघ मेले के नियम और कुंभ के नियम दोनों अलग अलग है, और जो नियम का सम्मान नहीं कर सकता वो कपड़े कोई पहन ले, वो गुंडा ही है। और उसके साथ गुंडों जैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसे गुंडों को नियंत्रित किया जाता है वैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं। यादव जी आप बताइए। आप दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात कही, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो आपका जो एनालिसिस बिल्कुल उस हिसाब से होता है। और आपने जो दो शब्द कहे उसे हमें आपत्ति ये है कि देखो, गुंडा और संत दोनों में काफ़ी भिन्नता है। एक चीज़ है कि जैसे प्रोटोकॉल होता है, बाद में भले ही जैसे प्रधानमंत्री हमारे मंत्री आते हैं, सारे पब्लिक को रोक दिया जाता है, व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। और इसीलिए जब शंकराचार्य की उपाधि उनको दी गई है और बाद में नोटिस दिया जाता तो भले वो विवादित है, लेकिन शंकराचार्य के रूप में उनको लोग मान्यता देते हैं। और अगर रोकना ही था उनको तो जैसे ही निकले थे उसी समय रोक लेते। आप संत के सामने अगर अन्योन्य आग्रह करोगे तो संत उसका सम्मान करते, पालन करते हैं, जो भी होता है। लेकिन वहाँ पे आके मारना पीटना और जो सनातन की बात की जाती है, सनातन धर्म की बात, संतों को हम लोग सम्मान देते हैं, चाहे संतों को हो, कन्याओं को हो, सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो जो परिदृश्य दिखा है, सामने आया है, इस घटना को इतना ज़्यादा तूल दे दिया गया। हमको तो ये लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो अत्यधिक अतिभाषी बन जाते हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं, वो कहीं न कहीं उनका ज़्यादा बोलना वो सिस्टम को अखड़ा है। नहीं रुक सिस्टम को अखड़ा है। देखिए, जब भी हम सच बोलते हैं किसी के लिए कड़वा होता है, लोगों को बहुत खराब लगता है, उस समय लगता है कि हम पता नहीं क्या से क्या कर दें। समाजवादी पार्टी थी तब उसको भी गाली देते थे। संत को एक मर्यादा में चाहे बोले चाहे जो भी हो, तो जो आशीष जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। पानी भी तो मर्यादा को जहां हम लांघेंगे वहां समस्या खड़ी हो जाती है।
यहाँ हम कहेंगे दोनों लोग दोषी हैं। संत का जो एक वहाँ पे था, इनको ये था कि जिस तरीके से तूल दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उतना वो भी अगर चाहते तो समस्या को वहीं पे कंट्रोल कर सकते थे। कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित मामला हो गया, और जहाँ राजनीति का प्रवेश हो जाता है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। एक चीज है उनमें जो अच्छी बात में देखी, वो जो होता वो बेबाक कहते हैं। बेबाक कहने वाला सबकी किरकिरी बनता है। सपा को कोसा है, राहुल गांधी को, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री वो भी संत हैं, क्योंकि संत एक जैसे हैं तो वो किसी को वो नहीं, उनके लिए भी बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो संत को एक मर्यादा में रहना चाहिए, कोई भी हो। तो ये जो आपने जो कहा है भसड़ है, इस भसड़ से हमारे जो ये सरकार वर्तमान में है, जब संतों की सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, बहुत से भगवाधारी पहन करके और काफी अराजक काम करते हैं तो वहां पे कम से कम एक ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए था संतों के सामने। अगर एक जिलाधिकारी जाके किसी संत को रोटी बेल के खिला सकता है तो हाँ, सतुआ बाबा की आई सतुआ बाबा के यहाँ, तो वो भी एक मर्यादा उन्होंने लांग करके, आपने इतना ज्यादा कि संत को आप सतुआ को वहाँ वो आप कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे? एक जगह जाके आप इतने ज्यादा नम हो जाते हो, इतने ज्यादा, तो और दूसरे संत के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। नहीं, ये हम आपको रोकेंगे कि आपने कहा कि पुलिस को रोकना चाहिए था। पुलिस जो वहाँ पर व्यवस्था थी कि पुलिस ने उनको पहले आग्रह किया कि आप यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ से आपको आगे का मार्ग पैदल तय करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके साथ उनके जो सेवक थे या जो उनके साथ अनुयायी थे, उन्होंने पुलिस को धक्का मुक्की की और विवाद उन्होंने जन्म दिया, ना कि पुलिस ने पहले धक्का मुक्की की। जो वहाँ का प्रशासन ये कह लीजिए या लोग बता रहे हैं कि पहले जो संत के साथ जो उनके अनुयायी आए थे, उन्होंने पुलिस को धक्का मुक्की की और उसके कारण मानते हैं वो धक्का मुक्की होती। तो कुछ जैसे इस समय भगवा चोला में बहुत बैड एलिमेंट घूमते हैं और बहुत से ऐसे बनते हैं, ऐसे लोग होते हैं तो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, भगवा पहन के आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। तो वो धक्का देने वाले कोई जरूरी है कि उन्हीं के हो, दूसरे भी हो सकते हैं। इसको तूल दिया गया कहीं से अनावश्यक। जहां तक हमको लगता है, चाहे वो किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हों, चाहे जो वर्तमान है उसी पार्टी हो, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो पब्लिक के सामने जो एक चेहरा था, उसको कहीं न कहीं डिफेम करना भी था और इसके द्वारा कुछ नई भसड़ सामने लानी थी। उसमें ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी डेंट लगाना था। हाँ, तो हमारा कुल मिला के ये है कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और इसको बहुत ही मतलब कायदे से इसको हल किया जा सकता था। ये अनावश्यक तोल दिया और दोनों इसमें दोनों दोषी, और बाकी सभी पार्टियां जब कूद पड़ी तो और ज्यादा तूल उनको मौका मिल गया, लेकिन मौका दिया क्यों? एक इसमें एक कोण और भी आ गया। प्रशासन ने 2 नोटिस दिए उन्हें, पहला नोटिस दिया, फिर दूसरा नोटिस दिया, फिर मुख्यमंत्री, यही गलत हुआ। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में कालनेमी कह के पुकारा, हालांकि उनका सीधा सीधा इनकी तरफ नहीं था, लेकिन लोगों ने यह समझा कि इनको ही कालनेमी के रूप में लोग घूमते हैं। लेकिन दूसरा स्टैंड उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आया कि नहीं, सब वो सब ठीक है, जो गलती हुई है हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी दंडित होगा, वो जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि ये आपसी द्वंद्व का कुछ बन रहा है, या आपसी द्वंद्व के कारण भी इस मुद्दे पर कुछ खिचड़ी पक रही है सरकार के अंदर? ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है और इसको कहीं से रिमोट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब जब ये मुद्दा हो गया तो सभी लोग उसमें अपने अपने फायदे और नुकसान देख करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान हमारे सनातन धर्म का हो रहा है। तो रिफ्ट है। मुझे लगता है कि ये बात को हल्के ढंग से निपटा देना है। मुझे लगता है कानून का सम्मान होना चाहिए और जो नियम था उसका पालन होना चाहिए था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगर नियम का भंग किया है, नोटिस भी नहीं, वो बातें हो गई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मुद्दे पर लेके सरकार के अंदर रिफ्ट है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कह रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। एक तरफ
हार्ड एक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ सॉफ्ट, ये भी तो एक दृष्टिकोण, ये भी तो एक भसड़ है। ये पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए विषय हो सकता है, मेरे लिए विषय नहीं, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि भाई अभी जो संदेश तो आम जनता में यही आ रहा है कि भाई दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग वो हैं, क्यों विवेक जी आप बताइए थोड़ा सा। देखिए अभी तक इस प्रकरण का कोई पटाक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं, तो इससे यही माना जाता है ये शुद्ध रूप से एक जैसे नरेंद्र जी ने कहा स्क्रिप्टेड था ये पूरा। तो ये इतना कोई बड़ा विषय भी नहीं था कि ये 1-2 दिन के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन इतने समय तक चल रहा है, तो चर्चा परिचर्चा चल रही है, तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई हवा दे रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी का नफा किसी का नुकसान, इसमें सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। या हमें लगता है कि पार्टी ने ये आदेश दिया हो कि भाई किसी तरह जो इस मुद्दे को शांत किया जाए, इसलिए वो केशव प्रसाद मौर्य से वो बयान दिलवा दिया गया और एक तरह से पटापेच हो जाए। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा कोई इशू नहीं, आकर के हमसे माफी मांगे सम्मान पूर्वक, हम क्या स्नान करा दें, केवल इतनी बात उन्होंने कही भी थी सार्वजनिक रूप से। जब आप रोटी बेल के खिला सकते हो, वहाँ सतुआ खिला सकते हो, कौन सा था संतों के सामने हम इतना सतुआ वाले नियम का सम्मान करने वाले की रोटी भी बेल देनी चाहिए, और जो नियम का नहीं, सतुआ के ऊपर भी दो मत आए थे, सतुआ के ऊपर भी 2 मत आए थे। एक तरफ प्रशासन रोटियां सेक रहा है और मुख्यमंत्री जी भी उनके यहाँ जा रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी ने वहां के जिला अधिकारी को कहा कि ज्यादा सतुआ के चक्कर में ना पड़ा करो, जे बयान आया था। यहाँ पर भी 2 रूप से संत है। फिलहाल ये तो राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन अब जो दूसरा मुद्दा हम लोग जो बात कर रहे हैं करेंगे वो बहुत इस समय हाईलाइटेड है। मतलब आप हर दूसरी सोशल पोस्ट देख लीजिए, कोई वकील देख लीजिए, कोई इन्फ्लुएंसर देख लीजिए, वो यूजीसी की चर्चा कर रहा है। जो 13 जनवरी को उन्होंने एक नया कानून तो नहीं कह सकते क्योंकि संसद से कोई पास नहीं होता है ये कानून, यूजीसी ने अपनी एक नियमावली बनाई है, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन 2026। शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश था, उसके आधार पे बनाई है, समानता का संवर्धन लागू किया है। और इस कानून के मतलब कानून तो नहीं कह सकते, लेकिन कानून की तरह ही काम करेगा, ऐसा लोगों का कहना है कि जो भी उच्च शिक्षा मतलब जो जहाँ पर ये अनुदान मिलता है उनके ऊपर ये एक नियम लागू कर दिया गया है कि SC ST, और इसमें पहले केवल यही 2 वर्ग थे, अब इसमें OBC भी जोड़ दिया गया है, जबकि OBC में तमाम ऐसे वर्ग हैं जो कहते हैं कि दबंग भी होते हैं, मतलब अच्छे वर्ग से रहते हैं, और उनके वो अगर शिकायत कर देते हैं किसी भी जनरल कैटेगरी की, जैसे जनरल कैटेगरी में मुख्य रूप से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस ये सब आते हैं, तो जनरल कैटेगरी के ऊपर जो अगर वो शिकायत कर देते हैं तो उनकी जांच होगी और उनको दंड दिया जाएगा। और अगर ये शिकायत झूठी भी पाई जाती है तो भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी। एक तरह से सीधा सीधा जो है जो जनरल वर्ग है, जो UR जिसे कहते हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए उनके बच्चों के साथ एक तरह से भेदभाव या उनके खिलाफ जो है, सवर्णों के खिलाफ जो है ये कानून है, ये जो इस तरह की पूरी देश में इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कानूनविद के पास ही जाऊंगा कि वो उन्होंने जरूर ये पढ़ा होगा और इसके बारे में, क्योंकि जो हिंदू हितों के जो आवाज उठाते हैं विष्णु जैन जी हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ, और जो AP सिंह है एडवोकेट हैं, उन्होंने भी काफी कुछ इसके बारे में बोला है कि ये जो है सवर्ण के खिलाफ एक साजिश है और ये कैंपस के माहौल को खराब करेगी। क्योंकि कैंपस में जब हम लोग जाते हैं तो कभी एक दूसरे की जाति बिरादरी नहीं पूछते, तो पता चला कि गए किसी ने आम बोल भाषा में शायद एक दूसरे से गाली गलौज भी हो जाती है जो कैंपस में माहौल रहता है। तो पता चला किसी ने शिकायत कर दी, आशीष त्रिपाठी जी ने हमें
नरेंद्र जी ने शिकायत कर दी तो पता चला आशीष त्रिपाठी जी नपे नपे घूम रहा है, नरेंद्र जी अपने नपोर में फंस रहे हैं। नपोर में फंस गए। तो आशीष जी बताइए इसमें कि ये है क्या कानून? मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। मिस इन्फॉर्मेशन कानूनी विषयों पर अधिकतर रहती ही है। जैसे इससे पहले विषय चला कि वो SC/ST एक्ट में ऐसा संशोधन हो गया कि अब जमानत ही नहीं होगी। अब चलिए कचहरी में रोज दिखाते हैं, रोज जमानत होती है। फिर विषय चला कि साहब वो तो जांच नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी होगी, जबकि गिरफ्तारी के संबंध में सीधे सीधे इनेक्टेड लॉ है कि अगर FIR विश्वसनीय है तब गिरफ्तारी होगी। और यहाँ पत्रकार लोग बैठे हैं, आप देखते हैं कि रोज समाचार आप लोग लगाया करते हैं कि साहब FIR लिख गई, अब तक गिरफ्तारी नहीं। तो अब तक गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी FIR लिखते न हो ये कानून है। कानून ये नहीं है कि FIR लिखते ही गिरफ्तारी हो। और कानून क्या है? कानून ये है कि FIR लिखते ही गिरफ्तारी न हो। अच्छा, ये है कानून। कानून कहता है कि विश्वसनीय इत्तला ये प्राप्त हुई है, उचित परिवाद हुआ है या युक्त संदेह विद्यमान है। तो संदेह की युक्ति संगतता युक्त है या नहीं, परिवाद उचित है या नहीं, उस औचित्यपूर्ण है या नहीं, इत्तला विश्वसनीय है या नहीं, जब तक इसका एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दे कैन नॉट अरेस्ट। तो आप लोग अखबारों में जब लिखा करते हैं तो कई बार तो हमें उसे पढ़ के मजा भी आता है कि अजब बात है, कानून यही है कि FIR लिखते ही गिरफ्तारी न हो, और आप मांग कर रहे हैं कि FIR लिखते ही गिरफ्तारी 3 हो। दिन हो गए और 10 दिन हो गए गिरफ्तारी नहीं हुई। उलट मांग कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ मांग कर रहे हैं, और इसीलिए आप कुछ भी लिखते रहो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई इस विषय पर ध्यान नहीं देता कि गिरफ्तारी लेट क्यों हुई, क्योंकि गिरफ्तारी तब तक न हो, यही कानून है। और जहां तक SC/ST एक्ट का सवाल है, उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले होगा और फिर FIR होगी। आप मुझे बताओ जितने अपराध हैं, आपके यहाँ चोरी हुई, आप FIR लिखाने गए तो क्या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले होता है? ना, पहले FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो विशेषकर SC/ST के मामले में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो? क्या ये भेदभाव नहीं था? इस भेदभाव को मोदी सरकार ने खत्म किया और उनका ना, जैसे सब अपराधों में होता है कि पहले FIR फिर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में अगर क्रेडिबल एविडेंस मिलेगा तो गिरफ्तारी। हरासमेंट तो है तो हर अपराध में फिर सारे अपराधी कानून खत्म कर दीजिए। रेप का किसी बाप ने एलिगेशन लगा दिया तो इन्वेस्टिगेशन होगी, हैरेसमेंट नहीं होगा उसका। डकैती का लिखा दिया, हैरेसमेंट नहीं होगा। कत्ल लिखा दिया, हैरेसमेंट नहीं होगा। तो सारे अपराधी कानून खत्म कर कुछ दीजिए। कानूनों का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। तो कानून का दुरुपयोग होना ये एक समस्या है, और ये व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है। ठीक है, तो अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा तो कानून आप खत्म कर देंगे। नहीं भाई, अगर इसमें ये तो जोड़ा जाना चाहिए था कि भैया अगर झूठी शिकायत पाई गई तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें आपका कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि FIR अगर झूठी पाई गई तो उसके जिसने लिखाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? कहीं ऐसा है? अगर नामजद लिखाई गई हो तो होना चाहिए ना, नहीं किया जा सकता। देखिए, हित होते हैं अलग अलग। अगर आप ये प्रावधान लाओगे कि जो झूठी FIR पाई जाएगी उस पर FIR लिखाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इससे न्याय का ज्यादा नुकसान होगा। कमजोर वर्ग FIR लिखाने से डरने लगेगा। FIR लिखा, जो असल पीड़ित होगा वो भी FIR नहीं लिखाएगा। इसीलिए थोड़ा संरक्षण दिया जाता है कि जिसकी शिकायत है, अगर वो एक बार बेसलेस भी पाली गई, तो जब तक बिल्कुल बेसलेस न हो, बिल्कुल बेसलेस हो तो कार्रवाई संभव है। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी थी कि लिखाई भी जा सकती थी, नहीं भी लिखाई जा सकती, तो FIR लिखाने वाले पर कार्रवाई न करना ये न्याय के ज्यादा हित में है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक UGC के कानून की बात है, तो दंड देने का अधिकार दंड न्यायालय को छोड़कर इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, कोई नहीं दे सकता। और वो ऐसा तो नहीं बोल फ्री फंड में नपोर में फंस जाए। UGC के नए रेगुलेशन में भी यही लिखा है कि अगर कोई ऐसी घटना पाई गई जिसमें दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बन रहा है, तो जो समता समिति होगी वो सीधे पुलिस को ही इन्फॉर्म करेगी, और पुलिस में जो नॉर्मल दंडिक प्रक्रिया है उसी का पालन होगा। जैसे नॉर्मल दंडिक प्रक्रिया चलती है वैसे चलेगा। अच्छा, ऐसे ही SC/ST एक्ट में बताया जाता है एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, तो एंटीसिपेटरी की जहां तक बात है, एंटीसिपेटरी के संबंध में मैं आपको बताता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए कानून, ठीक है, महिलाओं से जुड़े हुए कानून, बच्चों से जुड़े हुए कानून, इनमें जब भी बनते हैं इनमें अक्सर एंटीसिपेटरी नहीं होती। पास्को में भी एंटीसिपेटरी नहीं है, पास्को में भी एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी। रेगुलर बेल सब में है, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और जहां तक UGC रेगुलेशन की बात है, दिव्यांगजन
EWS, ठीक है, OBC, सबको शामिल किया है। EWS में तो सामान्य वर्ग है। तो उन्होंने उसमें कहा प्रूव करना पड़ेगा मेरी आय इतने कम है। कि क्या भाई आय से संबंधित है ना, EWS तो वही हुए कि अरे जिसकी भाई, आय EWS में जब आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो पहले से पहले कर से। चुके होंगे आप, तभी आपको एडमिशन मिला होगा हायर एजुकेशन। हमने, अब मान लीजिए आप अच्छा, और हम फिर- पढ़ रहे हैं और हमारा आपका किसी बात पे विवाद हो गया और और हमने हमने मेरी हमने बात- ली, मेरी- हम तो EWS हमने लिया, हमने आदित्य त्रिपाठी को रगड़ डाला। हमें बात तो कहने दीजिए। कहिए कहिए। जहां तक सवाल यह है कि इसी के लिए जांच की बात होती है, उसकी अपील भी दी गई है, जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसमें अपील भी है। अच्छा, और फिर दो तरीके के न्याय निर्णय होते हैं, एक अदालती न्याय निर्णय होता है जिसे कोर्ट का एडजुडिकेशन बोलते हैं, दूसरा एडजुडिकेशन वो होता है जो न्यायालय के अतिरिक्त अथॉरिटीज करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया न्याय निर्णय कहते हैं। यहाँ जो यूजीसी की समता समिति जांच करेगी शिकायत की, जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन संबंधित जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा उसको प्रस्तुत करेगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो एक अपीलेट अथॉरिटी उसमें बनाई गई है, उसके पास आप जाएंगे और अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट हैं तो फिर नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस यानी रिट अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाई करेगी हाई कोर्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन बताया जा रहा है इस कानून को। आर्टिकल 14 से 16 आज ये हम जानना चाहते हैं आर्टिकल 14 और 16 है कि हमें नहीं मालूम। आर्टिकल 14 सिर्फ इतना कहता है कि विधियों के समक्ष समता होगी, विधियों का समान संरक्षण होगा। अच्छा, और विधियों के समान संरक्षण की बात जब करते हैं तो समानों के बीच संरक्षण की समानता की बात करते हैं, असमानों के बीच समानता की बात नहीं करते। जो असमान है उनके बीच समानता होगी ऐसा नहीं कहा जाता। जैसे बच्चों के लिए कानून ये नहीं होगा कि जो आएगा वही पाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नियम आप बना देंगे तो विकलांग रिजर्व ट्रेन में सीट कभी नहीं पाएगा, महिला ट्रेन में सीट कभी नहीं पाएगी। तो क्या है, महिला एक अलग वर्ग है, विकलांग एक अलग वर्ग है, बच्चा एक अलग वर्ग है, तो उसके संरक्षण के लिए हमें, क्योंकि जो ट्रेन है वो उसके लिए भी उतनी ही है जितनी आपके लिए है, उसे भी उसे इस्तेमाल करने का उतना ही हक है। और अगर उसे हमने पहले आओ के सिद्धांत का, नहीं, आपके हिसाब से ट्रेन में भी रिजर्वेशन है रखा ना, मेरी बात 27% जो है मेरी ओबीसी। बात तो पूरा होने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप पूरी बात तो होने दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू करेंगे तो ट्रेन में बच्चा कभी सीट नहीं पाएगा, विकलांग कभी सीट नहीं पाएगा, महिला कभी सीट नहीं पाएगी, तो उन्हें रिजर्वेशन देने ही पड़ेंगे। ये संरक्षणात्मक उपबंध होते हैं। तो हम तो बोल रहे हैं हमें अभी हमारे 1 मिनट हमें और अब दें, लो। और उसके बाद जहां तक इसकी बात है तो सिर्फ शिकायत की बात की गई है, सिर्फ शिकायत की, और वो भी अगर दांडिक प्रावधानों में बन रही तो पुलिस के ही पास जाएगी और उसकी भी अपील है और उसके भी अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें समस्या क्या है? हम विवेक ये जानना चाह रहे हैं कि इससे कैंपस का माहौल तो खराब नहीं होगा, जहरीला नहीं होगा कहीं ऐसा कि ये ओबीसी है, ये SC ST है और ये सामान्य वर्ग है, और आपस में जो हम लोग मिलकर बैठते थे या जो बैठ के बातें हल्के करते ढंग से थे, बात करूं तो कैंपस में जा कितने विद्यार्थी रह जाए ये भी आकलन कर लीजिए। चलिए कैंपस में अगर एक निरीक्षण कर लेते कितने विद्यार्थी कैंपस में जा रहे नहीं हैं। नहीं, जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ का माहौल में कोई ऐसी दिमाग के अंदर किसी के अंदर खुरापात, जैसे अभी बात हुई स्वामी जी की कि कुछ लोग उसको दुरुपयोग किया सरकार के खिलाफ, या जैसे SC ST एक्ट है इसका लोग दुरुपयोग करते हैं कि अगर मेरी और इनकी लड़ाई है तो हमने किसी को उकसाया और कहा भाई तुम्हें हम इतने पैसे देंगे, तुम आशीष के खिलाफ तहरीर दे दो। तो क्या ये पहली बात ये कैंपस का माहौल खराब नहीं करेगा? दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हमारी और आपकी लड़ाई हो रही है, हम भी दबंग हैं आप भी दबंग हैं, तो हमने किसी को पकड़ा और आपके खिलाफ शिकायत करवा दी और आप उसी उलझनों में, या आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो हमने लगा कि ये हमसे ऊपर निकल जाएगा, तो हमने आप एक बार तो मानसिक क्लेश में फंसी जाएंगे। क्या ये उम्मीद? कानूनों का दुरुपयोग और सदुपयोग दो चीज़ें होती हैं। तो सदुपयोग ये है कि हम किसी को न्याय दिला दें, दुरुपयोग ये है कि हम किसी को फंसा दें निर्दोष को। तो ये देखिए कानूनों का दुरुपयोग तो हमेशा से होता जी, है, यही कोई मेरा नई बात कहना नहीं है। है, ये है तो ना? नई बात जैसे नहीं है। हरिजन एक्ट का कितना दुरुपयोग होता है, 376 का होता है, बलात्कार का अब होता है। अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब चूंकि जांच होने लगी है, पहले जांच
FIR होती थी, गिरफ्तारी हो जाती थी, तो बहुत चीज़ें होती थी। अब उतना नहीं होता है। अब ये जो UGC एक्ट, ये जो नई चीज़ आई है, जिस तरीके से भाई साहब ने उसके एक एक बिंदु के बारे में बताया आशीष जी ने, तो हमको ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा है ना, ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमको यही लग रहा है, हमने भी वो चीज़ पढ़ी है, पूरा राजपत्र पढ़ा है, तो अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो जो दुष्प्रचार जिसको कह सकते हैं, आमतौर पे ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बनाया जा रहा है। देखिए, हमारी इस बात से हो सकता है सबको खराब लग सकता है, लेकिन बात जो है वो है। आप उसका पूरा अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो किसी ने किसान कानून भी बहुत बढ़िया करके लाई थी, उसका विरोध हुआ था। हाँ, वो भी विरोध तो होते ही हैं, देखिए, वो विरोध भी का क्या? किसान कानून भी कोई खराब चीज नहीं थी, वो भी अच्छी लेकिन चीज थी, लेकिन परसेप्शन जो बन रहा है, जो जनरल बन रहा है, जो जनरल यूजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका परसेप्शन ये बन रहा है कि संरक्षण केवल उनका हो रहा है, हमारे साथ तो हमेशा जैसे हमें तो दबंग कह ही दिया गया, मतलब ऐसा कह दिया गया जो उसमें EWS भी शामिल है। EWS में तो जनरल ही होंगे। उसमें तो सारे EWS में बहुत कम है। ये एक ऐसे समय आया है जहाँ से उसमें दिव्यांग जहाँ भी से है, दिव्यांग अगले- सर्वर के होते हैं। अगले विधानसभा चुनाव की दूरी केवल 1 साल है, समझ रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा आप वहाँ से जोड़िएगा। और ये जो अगर किसी को विरोध ही करना है तो फिर बड़ा आंदोलन तो वो आरक्षण के खिलाफ हुआ था, हमको लगता है उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा। उसके बाद उसको लागू किया गया, वो सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। अब UGC एक्ट का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो हमको ये लग रहा है कि इस पर गहन चर्चा की ज़रूरत है। सरकार को भी इसमें अपना पक्ष, अपनी सारी चीज़ें क्लियर कट रखनी चाहिए कि भाई ये जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर उनकी बात सही है तो उनकी बात मानी जाए, और हमारी बात तो सही है उनकी बात मानी जाए। नरेंद्र जी, कुल मिला के ये है बस कि एक चीज इसमें हम और कहना चाहेंगे संवाद कि अगर आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते। अभी पूर्वोत्तर का एक छात्र देहरादून में आया और उसे केवल एक विशेष नस्ल का, एक विशेष स्थान का रहने वाले होने के कारण से इतने उत्पीड़न का सामना करना पड़ा कि उसने आत्महत्या की। यहाँ का आदमी पहाड़ पर जाता है, यहाँ का आदमी जम्मू कश्मीर जाता है, जम्मू कश्मीर का आदमी यहाँ आता है पढ़ने, उसके साथ जो भेदभाव होता है उसके लिए ये चीज लाई गई है। वहां लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, ठीक है, लिंग, दिव्यांग जनता और दिव्यांगता, EWS, इसके आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं शैक्षणिक मामलों में, देन कार्रवाई की उसमें बात है। शिक्षक भी शायद इंक्लूड हैं इसमें। सब कोई इंक्लूड है। अच्छा, और उसमें कार्रवाई की बात है, और वो भी कार्रवाई फाइनल दंड नहीं मिलने जा रहा है। दंड किसी को नहीं मिल, दंड तो देने का तो अधिकार ही दंड न्यायालय को है। अच्छा, उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन एक तरह से मानसिक तनाव नहीं, दंड, अब थोड़ा दंड की बच्चे व्याख्या को करना। तो पड़ेगा। दंड की व्याख्या एक तो ये है कि कारावास दंड की व्याख्या है, एक फाइन दंड की व्याख्या ये भी है कि हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकालेंगे। दंड की व्याख्या अलग अलग है। अब जैसे रैगिंग है, रैगिंग को खत्म करने के लिए पहले से ही कानून बना हुआ। अब आपने जाति के आधार पर रैगिंग की, धर्म के आधार पर रैगिंग की, नस्ल के आधार पर रैगिंग की, एक विशेष क्षेत्र का रहने वाला उसके आधार पर रैगिंग की, तो रैगिंग के लिए जो समिति बनी हुई, रैगिंग का जो कानून है उससे निपटा जाएगा आपसे। वही लिखा है उसमें, समता समिति उसको रेफर कर देगी। अगर पहले से कोई कानून मौजूद है तो उसको रेफर करेगी। और सारे कानून पहले ही थे, तो समता ये लाने की जरूरत ही क्या पड़ गई है? पॉजिटिव स्टेप्स आगे लिए ही जाते हैं। आप कहें कि सब कुछ पहले से मौजूद है तो फिर आगे हम कुछ करेंगे, ये आप कैसे सवर्ण चलेगा? विरोधी हैं इसका मतलब। हम तो खुद ही सवर्ण है, आपसे सवर्ण विरोधी हो जाएंगे। यादव जी, आप बताओ, आप ये तो सरकार का पक्ष ही रख रहे हैं, क्योंकि सरकार के ये मुलाजिम भी हैं और सरकार का पक्ष रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब कोई कानून लाया जाता है, एक्ट लाया जाता है, तो काफ़ी अध्ययन के बाद आता है, सर्वे के बाद आता है। एक जो कानून लाया गया, एक्ट लाया गया, ये वास्तव में निहायत जरूरी था। हम तो सीधे तौर पर उसका पक्ष लेते हैं। उसकी वजह है कि हम पॉलिटेक्निक हमने किया, उसमें रैगिंग होती थी, रैगिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, हमारी भी रैगिंग हुई थी। उसमें कभी कभार कुछ ऐसी रैगिंग होती है कि हमने टारगेट बना लिया कि फला व्यक्ति है और ऐसा बहुत बड़ा है तो उसको वो करना है। उसका इतना होने लगा था कि जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि उसमें आत्महत्या तक के अभी भी याद है मामले को। लेकिन जब से सख्त कानून बन गया, रैगिंग का बहुत बढ़िया कमेटी बनी और ये कह दिया गया कि उन जो रैगिंग में हुआ उनको निकाल भी दिया जाएगा। तो अब जो रैगिंग, जो आपकी जो सामान्य रैगिंग होती थी वैसी, या केवल आपकी कास्ट
कारण होती है? इसमें कास्ट वाला इशू ही नहीं है, ये तो अनावश्यक कास्ट वाला बनाया जा हाँ, रहा ये है। बनाया जा रहा ये है। बनाया जा रहा है। हाँ, ये मेरा ये हम सोशल मीडिया पर आया कि सवर्ण विरोधी, भाई सवर्ण विरोधी कहाँ है? आप अगर उस वर्ग को अरे मान लो आप हमारे खिलाफ शिकायत कर दो, हम तो नपोड़ों तो में फंस रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जैसे आपने बताया, आशीष जी ने बताया कि सवर्ण ईडब्ल्यूएस शामिल है, तो EWS उसमें कमजोर वर्ग हम कह सकते हैं। देखिए कमजोर वर्ग क्या है कि जहां भी हम कोई भी हो सकता है, अगर एक ही वर्ग एक ही जाति का है और उसमें अगर एक कमजोर वर्ग है, वो कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, अच्छे से नहीं जा रहा, उसकी रैगिंग हो जाती, उसको परेशान किया जाता है। और इसका मैं नहीं, यादव तो दबंग वो है, यादव है ही नहीं उसमें, यादव उससे कोई जाति नहीं, सवर्ण है ही नहीं, ओबीसी में तो है, दिव्यांग हर जाति के हैं। हर उसमें है। नहीं ओबीसी में यादव आते हैं और यादव दबंग है। अरे OBC तो यादव उसमें कहाँ लिया गया? आती है और ओबीसी इंदिरा साहनी के बाद हम तो डरे हुए हैं जब से। देखिए हम ऐसा बढ़िया है, आदमी, हम आपको ये तो बताएं, निपट लेंगे गोली बंदूक लेके। हम आपको बताएं, हम कहाँ जाएंगे? ओबीसी के नहीं लिए नहीं, चीजें समझने की जरूरत है। चीजों देखिए को समझने की देखिए आवश्यकता आमतौर पे ये एक नैरेटिव सेट होता है, ये एक नैरेटिव सेट है। आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज का विरोध या उसका समर्थन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये केवल एक, हमने फिर वही बात कही कि 2027 एक बस, साल है केवल, उसी पे टारगेटेड है, बाकी कुछ नहीं। टारगेट मगर ये सब ये राजनीतिक कानून घमासान बहुत अच्छा मचा है है। यार। ये एक्ट बहुत अच्छा है। प्रयोग हो रहे हैं, जिसका जो प्रयोग हो रहे हैं उसका लाभ या हानि जो है वो चुनाव में देखी जाएगी। कुल मिला के ये कहानी है। 4 दिन के बाद यही मुद्दा ठंडा होएगा, यही कुछ सब नहीं भूल होगा। जाएंगे, यही जिन लोगों ने लागू जैसे किया उनको सब वोट करना है देंगे। वैसे चलेगा। कुल कहानी यही है। मतलब विरोध- बसर जो है 2027 हाँ, की है भूमिका, जो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, जो 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने जा रहे यही हैं। जो विरोध कर रहे हैं यही देंगे उस सरकार को वोट जिसका ये इस समय यूजीसी एक्ट का जिसका विरोध कर रहे हैं, यही करेंगे। और 4 दिन के बाद एक भूल उदाहरण जाएंगे। हम आपको बताएं, हमारे अपने ऊपर हमने एडमिशन लिया इस्लामिया स्कूल में, तो बिल्कुल जैसा कि कदकाठी भी वैसी थी, रंग भी वैसा था। गांव से शुरुआत में आए थे तो कोई बात नहीं, तो हमको ये गौवा आ गया, गौवा तो बड़ा अजीब कि गौवा कैसे क्या, तो हम जैसे बैठे तो पीछे से कुर्सी खींच ली, हम गिर गए जाके। अब हम गांव से आए और वहाँ पे सब एलीट क्लास के थे, तो ये बताइए कि हमको गिरा दिया गौवा कह करके, बड़ी उपेक्षा की जा रही थी। हाँ, ये तो तो इस तरीके से जब है तो ये इसी तरीके से है। हम वहाँ पे क्या, ये अच्छा, तो ये अब तो हम आपको ये बताएं, तो हमने कई बार अनुभव जैसे किया। ही- जैसे उसकी पोशाक से, अरे वो गौवा उसे अरे मजा पूर्वोत्तर लेते, भारत- उसे मजा लेते, उसे मजा लेते, भारत- बाकायदा भारत- उसके उसके उसका कोई क्योंकि खींच नाक लिया। चपटी है, आप ये तो हम आपकी बात बिल्कुल मानते और हैं। जब छमाही की परीक्षा हुई, उसके नंबर आए, तो नंबर दूसरा नंबर था हमारा। हम संस्कृत वाले जितने थे और रामचरित मानस वाला जो एक अंश था बहुत बढ़िया पढ़ते थे, तो सबने हमको पंडित जी कहना शुरू कर दिया। आज भी इस्लामी का तो वो साथ के सब पंडित जी कहते थे, और जो भिकार साहब थे अब वो नहीं रहे, एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो वो हमको उन्होंने पंडित जी कह दिया था। जो हमें गौवा कह के जो पीछे सीट खींच दी थी, हम गिर गए थे। वो ये और सम्मान वो करने हमारे नाखून देखते तो हम खाना बना के जाते तो आटा इसमें उंगलियों में लगा रह जाता था, तो लेके गौवा देखो ये रोटी बनाता है। तो ये कानून ऐसे लोगों के लिए लाएगा। और आज जब हमने जब परीक्षा में प्रदर्शन हुआ तो वही सब सम्मान करने लगे। प्रतिभा जो है यही पॉलिटेक्निक में हुआ। लेकिन आज भी ये कानून बहुत ऐसे नहीं लाया जाता है कि जब चाहो तो बना दो। ये बहुत अध्ययन के बाद आया और इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट समानता के लिए उन बच्चों को आगे लाएगा जो प्रतिभाशाली हैं, किसी वजह से सिस्टम की वजह से वो एक्सपोज नहीं उन्हें मिला, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और किसी का इसमें अन्याय नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और सरकार विवेक जी की को बात ठीक है, कानूनों के प्रति नासमझी का स्तर तो ये है। 1860 में आईपीसी बनी, 1860 में आईपीसी में 57 सेक्शन में ये लिखा गया कि आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास होता है। उसमें यह भी लिखा कि अगर कभी ये गणना करने की जरूरत पड़ जाए कि आजीवन कारावास कितने वर्षों का हो, तब उसे ऐसे मान लेंगे मानो वो 10 वर्षों का है। जैसे कई कानून है उनमें ये लिखा है कि अगर ये अपराध आपने किया तो आपको अधिकतम जो प्रोवाइड है अपराध में उसका आधा सजा मिलेगी। आपने अपराध करने का प्रयत्न किया है, चूंकि प्रयत्न किया है, पूरा अपराध किया नहीं, तो अगर पूरा अपराध आप करते तो जो सजा आपको मिलेगी उसकी आधी मिलेगी। अब मानिए पूरा अपराध करने पर आजीवन कारावास प्रोवाइड है, तो आजीवन कारावास का आधा कितना माने। इस समस्या के समाधान के लिए सेक्शन 57 में ये लिखा गया था कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आजीवन कारावास को ऐसे मान लेंगे मानो वो 20 साल की सजा हो और 10 साल सजा दे दी जाएगी प्रयत्न करने पर।
अखबारों में क्या निकलता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो है आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास होगा, ये 1860 में आईपीसी ने कह दिया। अच्छा, तो मतलब केवल इस बात को बताने के लिए कि जैसे अगर कोई अपराध करने की कोशिश की उसका आधा दंड दिया जाएगा, तो उसको कहेगा भाई मान ले जाएगी 20 साल या 25 साल जो भी है, 25 साल नहीं 20 साल, तो 10 वर्ष उसको सजा दी जाएगी। लेकिन आजीवन कारावास तो आजीवन कारावास ही माना है। जाएगा। लेकिन हाँ, समाज हम लोग यही समझते हैं कि 20 साल बाद जो है छूट जाए। अब समाज का संदेश तो कानूनों के प्रति नासमझी का जो लेवल है वो तो बहुत ज्यादा खराब है। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट लगातार ये कह रहा है कि साहब जो है हिंदू मैरिज तभी कंप्लीट मानी जाएगी जबकि दो जो विवाह के पक्षकार हैं उनमें एक के यहाँ जो रूढ़ी प्रचलित है विवाह की उससे वो होना चाहिए। अगर हाँ ये जरूर कहता है कि अगर उनके यहाँ सप्तपदी प्रचलित है तो तभी पूरा होगा जब सप्तपदी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों की मान्यता क्या है कि सप्तपदी जब तक नहीं हुई है तब तक शादी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जो दो पक्षकारों में किसी एक के यहाँ जो रूढ़ी प्रचलित है उससे हो जाएगी। हाँ, अगर सप्तपदी होती है तो फिर जरूरी है सप्तपदी। तो कानूनों के प्रति जो नासमझी है समाज में वो तो इतनी है। अच्छा, फिर यूजीसी का और आपको बताऊं, यूजीसी ने जो कुछ बनाया ये रेगुलेशन है, इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। ये लेजिस्लेशन नहीं है, कानून नहीं है। हाँ, कानून वही है ना, संसद से तो हाँ। पास हुआ नहीं है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्यायोजित विधायन इसको कहते हैं, ये प्रत्यायोजित विधायन है। खैर जो भी है, तो इसमें हमें तो विवेक जी की भाई साहब से कुल मिला के जो लब्बो-लुआब निकला कि ये 2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही, दोनों मुद्दे जो ज्यादा इसमें नासमझी ही ज्यादा है। ये मुद्दे नहीं है, इन विषयों को आगे लाके दूसरे लाभ और हानि देखने के तरीके हैं और कुछ नहीं। मतलब किसी तरह से जो है सरकार को घेरा जाए, सरकार को पीछे किया जाए। इसमें सरकार भी शामिल है। अच्छा। हाँ नहीं, इसमें सरकार खुद ही अपने प्रयोग कर रही है, वो आगे के लिए प्रयोग कर रही है कि हाँ हम इस विषय को उठाएं तो इसके दलित वर्ग से क्या लाभ मिलेगा और सवर्णों से क्या नुकसान हो जाएगा, ये सब चीजें वो। अच्छा, हमें ये लगता है जैसे अभी आ गया, ठीक है, तो अभी जो उग्र प्रतिक्रिया सवर्णों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो या वो सड़क पे निकलने के लिए जो भी कह रहे हैं, करनी सेना है या और भी ये जो संगठन हैं हिंदुओं से जुड़े हुए जो कह रहे हैं हम सड़कों पर विरोध करेंगे, तो उससे जो दूसरे वर्ग पे जो ओबीसी है, दलित है, उस पे जो है उससे उसके विरोध में सहानुभूति सरकार को मिलेगी कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पूरी। और कुछ दिनों बाद ये कोर्ट में मामला जाएगा और इस पे कोई वकील खड़ा करके इस पे रोक लगाए। एक तरफ से वो सहानुभूति मिल गई और दूसरी तरफ से जो उबाल हो रहा था वो खत्म हो गया। देखिए, हम एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। इस विषय को ही लेके लोग कम से कम विरोध करना तो सीखें। आप ये सोचिए कि लोगों ने विरोध करना बंद ही कर दिया, भूल गए लोग, समझ रहे हैं? ये बात इसी बहाने कम से कम सड़कों पर आए, ये सोशल मीडिया पे आके 4 लाइन लिख के लोग विरोध जता रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कम से कम अपना जीवन में हाँ बुरा और सही तो जानना सीखें। भले ठीक है वो खराब है, किसी के लिए एक्ट किसी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन चलो जिसको खराब लगता है उसको विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। फेसबुक और ट्विटर की भाषा पे जाके वो कुछ नहीं बंद करना चाहिए, कम से कम थोड़ा सड़क पे आना चाहिए। और सड़कों पे विरोध खत्म हो गया है। और कोई भी जैसे पहले विरोध हम लोग देखते थे कि जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हम लोग सड़कों पे निकलते थे या अन्य विरोध खूब होते थे और खूब सड़कों पे होते। पहले तो ये सोशल मीडिया था ही नहीं, तो जो विरोध का माध्यम ही सड़क था, विरोध का माध्यम केवल सड़क था कि कौन कितनी भीड़ लेके आ जाता है। दूसरी बात, हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि जैसे किसी भी चीज का विरोध और किसी भी का समर्थन करने से पहले उसकी व्यापक जानकारी बहुत जरूरी है। ये जो सोशल मीडिया का ज्ञान के आधार पर जो विरोध प्रदर्शन और समर्थन चलता है, ये बंद होना चाहिए। नहीं, जैसे बड़े बड़े वकील आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए ये संदेह लोगों के अंदर बढ़ रहा है। जैसे एपी सिंह बहुत बड़े वकील हैं और विष्णु जैन भी जो है हिंदू पैरों के बहुत बड़े एडवोकेट माने जाते हैं। उन्होंने भी आगे इस तरह के बयान दिए, उन्होंने रिट भी शायद दाखिल की जिसकी मार्च में सुनवाई है। तो इस कारण संदेह बड़ा है ना। जो आपने बात कही ना कि अंततः कोर्ट में जाके चीजें रुकेंगी। हाँ, वो वैसे तो सरकार
कुछ शांत है, इसलिए कि वो जो अखिलेश यादव ने जो अपना कार्ड खेला है कि पीडीए का, उसका जो बाहर का वो सहानुभूति सरकार को मिले और बाद में जो है वो करके मामला खत्म। जय श्री राम। और अपना देखिए वक्फ एक्ट जब आया था तब भी हमने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। ठीक, इस पे भी मैं आज आपको यहीं बैठकर गारंटी दे रहा हूँ, ले जाइए सुप्रीम कोर्ट, ये अनुच्छेद 14 और 16 के विरोध में नहीं है और ये कोर्ट से एज सच पास होकर आएगा। अधिकृत बयान है। अधिकृत पक्का? अधिकृत पक्का। चलिए, अनुच्छेद 14 और 16 के वायलेशन नहीं। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और नरेंद्र यादव जी ने अपना कीमती समय दिया। विवेक पुराने संबंध हैं, बहुत अक्सर इनसे पहले भी बात होती थी, अब भी फोन पे तो बात हो जाती है। इन्होंने भी समय दिया। आशीष त्रिपाठी के ज्ञान का तो भंडार है, क्योंकि कानून के अच्छे जानकार हैं, उसके साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्रों में भी जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के एक हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो एक अच्छी चर्चा के साथ हमने शुरुआत की है। और 26 जनवरी जिस दिन गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान शायद आज के दिन ही लागू हुआ था, उस दिन ये चर्चा हुई। और कहा यह जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही देश चलता है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि संविधान में कई संशोधन भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।